हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट क्लास हमने सेक्शन 11 क्लॉज 11D को हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट। तो क्या है चैप्टर नंबर 5? चैप्टर नंबर 5 है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मतलब जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका एक सर्टिफिकेट ग्रांट होगा। अगर कोई भी चीज़ ब्रोकर या फिर कोई भी सब ब्रोकर या फिर एजेंट जो है वो रजिस्टर्ड होता है तो उसकी एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट होती है। तो देखते हैं कि क्या बोलता है। सेक्शन 12 में बताया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट एटसेट्रा। किसका किसका रजिस्ट्रेशन? पहला बता दिया स्टॉक ब्रोकर का, सब ब्रोकर का और शेयर ट्रांसफर एजेंट या फिर एटसेट्रा का। तो क्या क्या बात की गई है सेक्शन नंबर 12 में वो देखते हैं। कोई भी स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एन इशू, ट्रस्टी टू अ ट्रस्ट डीड, रजिस्ट्रार टू एन इशू, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर अदर इंटरमीडियरी अगर एसोसिएटेड है सिक्योरिटीज़ मार्केट से कि वो बाय, सेल या फिर डील इन सिक्योरिटीज़। मतलब कोई भी स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स या फिर बैंकर एटसेट्रा शेयर सिक्योरिटीज़ मार्केट में बाय नहीं कर सकते, सेल भी नहीं कर सकते, डील भी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट जब तक वो कोई जो कंडीशन हो सर्टिफिकेट की, उस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर देते। और साथ ही साथ जो बोर्ड ने रेगुलेशंस बनाए हैं उसका अनुपालन नहीं करते, तब तक कोई भी ब्रोकर या फिर सब ब्रोकर सेल, बाय और डील नहीं कर सकता सिक्योरिटीज़ मार्केट में। सीधा साफ सिंपल है। अगर किसी भी स्टॉक ब्रोकर को स्टॉक ब्रोकर बनना हो और वो शेयर्स में या फिर सिक्योरिटीज़ में सेल बाय करना चाहता हो तो उसे सर्टिफिकेट ग्रांट करवाना होगा और उसका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगवाना होगा बोर्ड से, और बोर्ड के सारे रेगुलेशंस को उसको मानना होगा। तो ये था 12 का क्लॉज 1। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि इसके जो प्रोविजो है वो प्रीवियस एक्ट से रिलेटेड डील कर रहे हैं कि वो प्रीवियस एक्ट में कुछ अगर बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ था तो वो सब चीज़ों को आप इम्पोर्टेंस मत दीजिए। अब आते हैं हम सेक्शन 12 के क्लॉज 1A में कि कोई भी डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज़, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और अदर इंटरमीडिएटरी जो कि एसोसिएट करती हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट से एज द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन, वो बाय और सेल तभी कर सकती है, डील तभी कर सकती है जब वो भी जो कंडीशंस है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की जो कि ऑब्टेन किया गया है बोर्ड के द्वारा उसको मानते हैं। मतलब पार्टिसिपेंट और कस्टोडियन और FII को जो बोर्ड के द्वारा रेगुलेशंस है और जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के जो कंडीशंस हैं उनको मानना जरूरी होगा, तभी वो सेल और बाय कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ को। इसका भी प्रोविजन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम इसके क्लॉज 1B में। 1B में भी यही चीज़ बता दी है कि कोई भी स्पॉन्सर या फिर स्पॉन्सर और कॉस्ट टू बी स्पॉन्सर्ड और कैरी और कॉस्ट टू बी कैरिड ऑन एनी वेंचुअल कैपिटल फंड, मतलब कोई कैपिटल फंड चलाना चाह रहा है या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाना चाह रहा है इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स, ये सब भी जब तक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन नहीं कर लेते बोर्ड से और बोर्ड के रेगुलेशंस को मानते नहीं हैं तब तक ये भी स्पॉन्सर या फिर कैरी आउट नहीं कर सकते अपना म्यूचुअल फंड। मतलब इनको भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो क्लॉज 1B में यही बताया गया कि म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, तो आपको ये बताना होगा क्लॉज 1B 12 के क्लॉज 1B में इसका म्यूचुअल फंड्स का रजिस्ट्रेशन होता है। अब इसके आगे चलते हैं क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में क्या बोला गया है? एवरी एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी एप्लीकेशन होगा रजिस्ट्रेशन का वो उस मैनर में होगा और वो पेमेंट करना होगा जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाए या फिर डिटरमाइन किया जाए रेगुलेशन के द्वारा। और ये रेगुलेशन कौन बना रहा है? तो ये बोर्ड बना रहा है। तो बोर्ड में बाय ऑर्डर कैंसिल या फिर सस्पेंड, अगर कोई बोर्ड ने दे भी दिया रजिस्ट्रेशन तो उसको सस्पेंड भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है उस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को, जैसा अगर वो डिटरमाइंड बाय रेगुलेशन, जो उसको रेगुलेशन के हिसाब से उसको सस्पेंड और कैंसिल करने का भी पावर रखा हुआ है किसके पास? बोर्ड के पास। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 12। इस पूरे सेक्शन नंबर 12 में इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5A। चैप्टर नंबर 5A एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहीं ना कहीं इसमें यह बताया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिंग, जो मतलब मैनिपुलेट करना चाहते हैं मार्केट या फिर डिसेप्टिव डिवाइसेस या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग और सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ और कंट्रोल,
मतलब टोटल और टोटल प्रोहिबिशन लगाया गया, मतलब आप ये काम नहीं करेंगे जिससे मार्केट मैनिपुलेट होता हो, या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, या फिर सब्सटेंशियल एक्विजिशन नहीं करेंगे। मार्केट मैनिपुलेशन जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि एक ए नाम का व्यक्ति है, उसके पास कम से कम 5,000 करोड़ का फंड है। अब एक स्टॉक प्राइस जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये का है, अब वो 5,000 करोड़ को अगर इसमें खरीदता है इस शेयर्स को, तो ये कहीं ना कहीं अचानक से इसका प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि अचानक से डिमांड बढ़ गई और उतनी डिमांड की जगह सप्लाई नहीं मिली, तो अचानक से प्राइस बढ़ गया। तो ए ने क्या किया कि अपने 5,000 करोड़ को लगाने के पहले वो कहीं ना कहीं अपने ही जो 5,000 करोड़ को वो लगाने वाला था उसके पहले ही उसने एक न्यूज़ बना दी कि सब लोग को बी सी डी ई इन लोग को बोल दिया कि आप ये स्टॉक प्राइस को बेच दो, जिससे इसका प्राइस गिर जाएगा। तो ये न्यूज़ बनने के बाद इसने 5,000 करोड़ को इजीली खरीद लिया, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई बढ़ गई, और सप्लाई बढ़ गई तो इसने क्या किया, कहीं ना कहीं मार्केट को मैनिपुलेट किया। ये इसने जो फेक न्यूज़ बनाई जिससे ये इन्वेस्टर्स जो बाहर निकले उससे फ़ायदा किसको हुआ, ए को हुआ। तो ऐसा होता है मार्केट मैनिपुलेशन। और वहीं जब आती बात इनसाइडर ट्रेडिंग की, इनसाइडर ट्रेडिंग का एग्जांपल ये होता है कि एक ए है और एक कंपनी है ए बी सी कंपनी है। एक ए बी सी नाम की कंपनी में एक रिज़ल्ट आने वाले थे, इसके क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले थे, और क्वार्टरली रिजल्ट में इसका प्रॉफिट 2x होने वाला था। ये बात क्वार्टरली रिजल्ट निकलने के पहले ही एक एम्प्लॉय ने ए को बता दी, और ए ने जानबूझ के इसके रिजल्ट्स निकलने के पहले ही बल्क क्वांटिटी में शेयर खरीद लिए। इससे क्या हुआ, जब रिजल्ट आए तब इसका जो प्रॉफिट हुआ वो डबल ट्रिपल हो गया, और उस न्यूज़ के कारण उसने जो प्रॉफिट बनाया वो कहलाई इसकी इनसाइडर ट्रेडिंग। कहीं ना कहीं इसको पहले से पता था, और ये इनसाइडर न्यूज़ को रखते हुए आपने जो ट्रेड किया है ये इनसाइडर ट्रेडिंग के अंतर्गत आता है। तो ये होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इन सभी पे प्रोहिबिशन लगाया गया है कि आप प्रोहिबिट होगा मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइसेस और इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सब्सटेंशियल एक्विजिशन और सिक्योरिटीज और कंट्रोल। सेक्शन 12A में यही बताया गया कि कोई भी पर्सन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यूज और एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद द इशू, परचेज या फिर सेल ऑफ एनी सिक्योरिटी लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड on a recognized stock exchange any manipulating or deceptive device or contrivance in contravention with the provision of this act or rules or regulations under made thereunder। मतलब यही बताया गया कि कोई भी पर्सन यूज़ नहीं करेगा और एम्प्लॉय नहीं करेगा क्या, कोई भी डिसेप्टिव तरीकों को और इनसाइडर ट्रेडिंग को यूज़ नहीं करेगा। ऐसा कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में मैनिपुलेशन या फिर डिसेप्टिव डिवाइस का यूज़ नहीं किया जाएगा, और कोई भी इस एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन नहीं करेगा। ये बताया 12 के ए में। 12 के बी में भी वही बताया है कि कोई भी व्यक्ति आर्टिफाइज टू डिफ्रॉड इन कनेक्शन विद द इशू और डीलिंग विद द सिक्योरिटीज़। तीसरे में भी ये बताया कि कोई भी एंगेज नहीं करेगा किसी भी एक्ट, प्रैक्टिस या फिर कोर्स ऑफ बिजनेस में जो कि ऑपरेट एज फ्रॉड और डिसीट अपॉन एनी पर्सन। चौथे में बताया एंगेज इन इनसाइडर ट्रेडिंग, कोई भी व्यक्ति इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति डील नहीं करेगा मटेरियल और नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन को, मतलब जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको कोई भी कम्युनिकेट नहीं करेगा पब्लिक को जब तक वो ऑफिशियल नहीं हो जाती। एफ में बताया गया कि एक्वायर कंट्रोल ऑफ एनी कंपनी और सिक्योरिटीज मोर देन द परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड। मतलब जितना परसेंटेज लिक्विडिटी, जितना परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर करना चाहिए एक मैक्सिमम व्यक्ति को, उससे ज़्यादा कोई नहीं करेगा किसी भी कंपनी में। ये होता है प्रोहिबिशन ऑफ सभी चीज़ों का। जब प्रोहिबिशन लगाया गया तो कौन कौन सी चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया वो ये 6 क्लॉजेस में बता दिया गया। अब इसके बाद जो आते हैं अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर तो और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर नंबर 6 फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट्स। तो इसमें बता दिया गया कि सेक्शन 13 ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो पार्लियामेंट से लॉ पास करने के बाद
एप्रोप्रिएशन मतलब जो हमेशा हर चीज़ को एप्रोप्रिएट किया जाता है एप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा। तो जो एप्रोप्रिएशन बिल होगा जो पार्लियामेंट में रखा जाएगा उसको लॉ के द्वारा पास करा के बोर्ड को ग्रांट करेगी सम ऑफ मनी एज दैट गवर्नमेंट थिंक्स फिट। जितना गवर्नमेंट को ठीक लगता है उतना सम ऑफ मनी वो दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, किसको, बोर्ड को। उसके बाद सेक्शन नंबर 14 में बता दिया फंड। देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अ फंड कॉल्ड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जनरल फंड। ये एक जनरल फंड का कॉन्स्टिट्यूट किया गया जिसमें जितनी भी ग्रांट फीस और चार्जेस रहेंगे इस एक्ट के अंतर्गत वो लगाए जाएंगे। और क्या क्या लगाया जाएगा, ऑल सम्स रिसीव्ड बाय द बोर्ड, जो भी सम रिसीव किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। फंड शैल बी अप्लाइड फॉर मीटिंग, जो भी सैलरी अलाउंस रिन्यूमरेशन देना हो वो बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को वो सब देना होगा। एक्सपेंसेस जो आएंगे बोर्ड को, जो एक्सपेंसेस आएंगे ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करने में, तो वो सारी चीज़ों का खर्चा कौन उठाएगा, बोर्ड। तो बोर्ड के लिए एक फ़ंड बनाया गया सेक्शन 14 के अंतर्गत। अब वहीं आते हैं सेक्शन नंबर 15 में। सेक्शन नंबर 15 में अकाउंट एंड ऑडिट। सेक्शन 15 में ये बताया गया कि जो बोर्ड होगा वो एक मेंटेन करेगा प्रॉपर अकाउंट्स को और अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स को, एक एनुअल प्रिपेयर करेगा एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इन सच फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद कैग, मतलब कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के जो कंसल्टेशन से एक जो प्रिस्क्राइब्ड है उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एनुअल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। तो सेक्शन 15 भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के हिसाब से। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।